मोदी जी का सबसे बड़ा एक इंटरव्यू आया, चार बड़े बड़े महान एंकरों ने ये इंटरव्यू लिया। हमने भी सोचा कि सवाल होंगे और कुछ काउंटर सवाल भी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब वही वाली बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकले दलाल, नहीं माफ कीजिए, निकली चुहिया। तो कुल मिला के वही वाला हिसाब हो गया। कुछ बातें बड़ी दिलचस्प थी इस इंटरव्यू के अंदर और कुछ हजम नहीं होने वाली थी। एक तो मोदी जी से ये पूछा कि इनकम इक्वलिटी में बड़ा फर्क है, अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मोदी जी ने जो जवाब दिया वो मतलब उन्होंने बड़ा ही एक सस्ता सा जोक मार दिया, एक गरीब के ऊपर सस्ता सा जोक मार दिया, जबकि वो खुद कहते हैं कि हम 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देते हैं। तो ऐसे में इन 80 करोड़ के ऊपर एक सस्ता सा जोक, ये ठीक नहीं है मोदी जी, आप देखिए ये। जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय है? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? नहीं, अमीर ज्यादा ज्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो माने भाई। इस देश में पहले ऐसा था, अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने चाहिए। तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ है तो सब यहाँ आएंगे, थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों को ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे। मतलब आप देखिए कि जो जवाब दिया वो मतलब बेचारे गरीबों की हालत कभी आपने देखी है? शायद नहीं देखी होगी, इसलिए आपने बहुत आसानी से ये बात बोल दी। और इसके ऊपर इन पालतुओं ने कोई सवाल ही नहीं किया, मतलब काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया। खैर, दूसरा सवाल जो सबसे बड़ी समस्या है इस देश की वो है रोजगार, उसके ऊपर किया। तो मोदी जी के हिसाब से उन्होंने जो हिसाब निकाला और इन चारों एंकरों के सामने जो इन्होंने हिसाब रखा, मतलब वो अपने आप में कुछ एक अलग ही है। वो ये है कि उनके हिसाब से, यानी कि मोदी जी के हिसाब से, भारत में बेरोजगारी है ही नहीं। करोड़ों युवा अपना अपना धंधा 2014 के बाद में अपना अपना धंधा संभाल के एक एक को और नौकरी दे रहे हैं और उनके पास में सब मतलब बिल्कुल चंगा है, कुछ नहीं है। मोदी जी को आप ये इनको सुनोगे तो आप वाकई यकीन कर जाओगे, इन्होंने बातों बातों के अंदर कुल मिला के 2 मिनट भी नहीं, शायद 1 मिनट के अंदर इन्होंने भारत की बेरोजगारी मिटा दी। रोजगार बनाम लाभार्थी, एक बहस ये भी देश में छिड़ी हुई है। विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी जो अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख हम शिक्षित युवाओं को देंगे। आपका फोकस लाभार्थियों पर रहता है। अब वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा अग्रेसिव आक्रामक तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को डील कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दावा है, बनाम बीजेपी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर आपका? अगर वो इतने ईमानदार है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां उनके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? वहां क्यों नहीं बोलते हैं? दूसरा, अगर सरकार का रोजगार का जिम्मा है तो जैसे भारत सरकार का है वैसे राज्य सरकार का है, वैसा स्थानीय स्वराज संस्था का, सबका जिम्मा है। तो मेरे हिस्से में तो बहुत कम जिम्मेवारी आएगी। फिर भी आप अगर वादा पूरे करने की बात करेंगे, अभी अभी मेरे हिसाब से रोजगार के जो रिकॉर्ड आए हैं, कल ही के स्कॉच ने एक रिपोर्ट दिया है, 10 साल में जो माइक्रो फाइनेंस हुआ है, इस माइक्रो फाइनेंस के कारण जो रोजगार उपलब्ध हुआ है, क्या उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे? केंद्र की 10-12 जो योजना ऐसी है जिसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई एक घर बनता है तो कितने पर्सन आवर्स रोजगार मिलता होगा। पहले मैन आवर्स कहते थे, अब जेंडर न्यूट्रल दुनिया हो गई तो पर्सन आवर बोलते हैं। तो कहते हैं भी 5 करोड़ पर्सन ईयरली उनका हुआ है, यानी अपने नौकरी जनरेट हुई है। अब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जी, इसके हिसाब से देखें तो सारे। अब मुझे कोई बताए कि पहले अगर 100 किलोमीटर रोड बनता था, आज अगर 200 किलोमीटर बनता है तो मैन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, या तो पर्सन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा। पहले इलेक्ट्रिफिकेशन इतना होता था, आज इतना होता है। पहले इतने एयरपोर्ट थे, आज इतने एयरपोर्ट बने हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं,
5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट हुआ। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ऐसा नहीं बन जाता कि 5G, वो टावर लगते हैं, उसके लिए छोटी छोटी चीजें बनाने वाले लगते हैं। इसका मतलब कि इन सारी चीजों को जोड़े गए। PLFS का आंकड़ा तो बिल्कुल हकीकतों के आधार पर 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब ये आपको ऑन रिकॉर्ड मिल रहे हैं। EPFO 10 साल में कवर होने वाले लोगों में 167%, 165 या 70 इतना बढ़ोतरी हुई है। अब इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे जी? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्रा लोन करीब 43 करोड़ लोन्स अलग अलग, कुछ लोग रिपीट हो गए। उसमें 70% वो है जो पहली बार रोजगार कर रहे हैं। अब एक आदमी किसी एक को तो रोजगार देता होगा, कुछ कारोबार चला रहा है, एक को तो देता होगा। ये सब ऐसी हवाबाजी थोड़ी होती है जी। मैंने पर हमारे देश में तो मुसीबत ये है कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस इतनी कठिन है कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, डिपार्टमेंट मांगेगा, फाइनेंस, यानी उसकी प्रक्रिया किसी व्यक्ति तक पता चले कि नौकरी आने वाली है, उसके पहले 1 साल लग जाता है। मैंने इसको इतना छोटा कर दिया है, आज 2.5-3 महीने में फाइनल हो जाता है कि तुम्हारे नौकरी भर्ती करनी है, 2.5-3 महीने में पूरा करो प्रक्रिया। इतना सारा मैंने रिफॉर्म किया है। लेकिन रोजगार एक ऐसा विषय है कि जिसमें हाथ पैर है ही नहीं, बोले जा सकते हो, कुछ भी बोले जा सकते हो। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे आप हैं, आपके पास यहाँ काम है, लेकिन मन में रखा है कि नहीं यार मैं तो चीफ एडिटर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बेरोजगार है, क्योंकि चीफ एडिटर नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रहता है। आखिरी, हालांकि इंटरव्यू काफी लंबा था, 1.5 घंटे का। कुछ मेन शॉट जो वायरल हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि वॉर रुकवा दी पापा। अब पापा उससे भी आगे चले गए भैया, मतलब कि पापा तो अभी आप खाली रूस और यूक्रेन तक अटके हुए थे, जबकि पापा तो गाजा में चले गए। आपको पता ही नहीं है तो ये सुन लो। किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी? नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन मेरी अगर भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर के कह नहीं सकता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, तो वो भी मुझे सम्मान करेंगे। भाई कम से कम एक ऐसा मित्र है जो मुझे साफ बताता है कि सही है गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है, भारत पर, मुझ पर मोदी एक व्यक्ति नहीं है, भारत पर भरोसा है कि भाई कुछ तो भी ये सही बता, और आज तक हमने सही किया जी। मैंने अभी गाजा में, रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहां तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूं क्योंकि कईयों ने प्रयास किया होगा, परिणाम सही मिला, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, देश भारत ने भी किया। तो इवन मेरा आज भी पैलेस्टाइन के साथ उतना ही निकट नाता है जितना मैं इजराइल गया। हमारे यहाँ फैशन क्या थे, इजराइल जाओ, पैलेस्टाइन जाओ, सेकुलरिज्म करके वापस आओ, मगर नथिंग टू डू। मैं इजराइल जाऊंगा, वापस आऊंगा, मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं। इजराइल गया मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा तो स्टैंड अलोन मेरी विजिट होगी। पैलेस्टाइन भी गया, मजा देखिए। जब मैं पैलेस्टाइन गया तो मुझे यहाँ से विषय आ गया, हेलीकॉप्टर ले जाएंगे वहाँ, ये ले जाए। तो जॉर्डन के राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर के जाने वाला हूँ पैलेस्टाइन। अब वो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके सीधे वारिस है, मोहम्मद साहब के, उन्हीं के संतान है। उन्होंने कहा मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरे गेस्ट है, मेरे ही हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे, मेरे घर खाना खा के जाएंगे। मैं उनके घर गया, खाना वाना खाया, बैठे उनके हेलीकॉप्टर, लेकिन हेलीकॉप्टर जॉर्डन का, डेस्टिनेशन पैलेस्टाइन, और मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फ्लाइट। देखिए आप अगर दुनिया में, अब तीनों की दुनिया अलग, लेकिन मोदी के लिए आसमान में सब साथ। मैं मानता हूं ये सब तब होता है जब आपके इरादे नेक हो, आपके प्रति विश्वास हो, और चोरी छुपी नहीं। अमेरिका को मैं कह करके बताता हूं ना, मुझे पूछ करके नहीं करना होता है। मैं रशिया से, मेरे देश को सस्ते में पेट्रोल चाहिए, मैं लूंगा, मेरे लिए जरूरी है, मैं करूंगा।
तो मैं छुपाता नहीं हूँ और मैं अपने टर्म्स पे मेरे देश को चलाता हूँ जी।